Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will see Richard Hoggart. कल्चर स्टडीज़ जो हमारा यूनिट नंबर 7 दे रखा है सेट और नेट एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम पेपर नंबर 2 इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा एक यूनिट है, यूनिट नंबर 7 कल्चर स्टडी से रिलेट करता है, जिसमें रेमंड विलियम्स को पढ़ना ज़रूरी है, रिचर्ड हॉगर्ट को पढ़ना ज़रूरी है, जीन बॉड्रिलियार्ड को भी हम कल्चर स्टडी में पढ़ते हैं। सो बहुत सारे कल्चरल थियरिस्ट है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में भी बने हैं। ऐसे कुछ जो है थियरिस्ट को हम पढ़ेंगे इन शॉर्ट में। एंड आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर पेपर नंबर 2 फॉर द अपकमिंग सेट एंड नेट एग्जामिनेशन? So be with me, and if you are new, then don't forget to like, share and subscribe my channel. So let's start in this video Richard Hoggart. So Richard Hoggart की हम बात करेंगे। Richard Hoggart was a फाउंडेशनल ब्रिटिश एकेडमिक एंड कल्चर क्रिटिक माने जाते हैं, जो फंडामेंटली रीशेप करते इंग्लिश लिटरेचर को, जिन्होंने को फाउंड किया था। तो किसे को फाउंड किया था? फॉर द फील्ड ऑफ ब्रिटिश कल्चर स्टडीज़। जब ब्रिटिश कल्चर स्टडी की बात आती है तो रिचर्ड हॉगर्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1964 में एक हाईली इन्फ्लुएंस सेंटर इस्टेब्लिश किया था, जिस पे क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCS, दैट इज़ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़। सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़। एक तो हमारा सिलेबस फिक्स नहीं है, हम बोल सकते हैं, तो समझ में नहीं आता हमें कि हमें पढ़ना क्या चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में। तो आप ऐसे बीट्स, छोटे छोटे सेगमेंट बना के पढ़ेंगे कि रिचर्ड हॉगर्ट को आज ख़त्म करना है, देन इस टॉपिक को मैं आज पढ़ के ख़त्म करूँगी। लाइक मैं रिचर्ड हॉगर्ट को कर लूँगी, मैं रेमंड विलियम्स को अच्छे से कर लूँगी, मैं जीन बॉड्रिलियार्ड को कर लूँगी। उनके बुक्स, कोर आइडियाज़ एंड द ईयर आप याद रखेंगे, तो इस तरह से आपकी स्टडी हो जाएगी। ओके, आई होप दैट माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अगर आपको लगता है सही में आपकी हेल्पफुल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेशन शेयर करें, ओके, एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सो सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहैम। रिचर्ड हॉगर्ट द पायनियर यूज ऑफ रिगोरस लिटरेरी एनालिसिस मेथड, जैसे कि क्लोज रीडिंग, टू इवेलुएट एवरीडे पॉपुलर कल्चर, मास मीडिया एंड वर्किंग क्लास पीपल. So what are the core theoretical concepts and key ideas Richard Hoggart gives us? When we talk about the work and the core ideas of Richard Hoggart's theoretically framework relies heavily on culturalism. वो ज़्यादातर emphasize करते lived human experiences, social structures and the agency of ordinary people. The scholarship boy, it is an autobiographical concept describing working class children who pass competitive academic exam to enter elite educational institutions. किस चीज़ की बात करते हैं? एक autobiographical concept देते हुए द स्कॉलरशिप बॉय, जो एक सीधे साधे फैमिली में, वर्किंग क्लास फैमिली में पैदा हुआ बच्चा, जो कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्ज़ाम पास कर ले जाता है for taking a elite education in the institution. Hoggart noted that these students often experience the intense psychological displacement. Belongingness नहीं लगता है उन्हें, feeling disconnected, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो रियलिटी है, उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाता है. He feel like the disconnected from their native working class root, yet never fully integrated as accepted by the middle class academic elite. Okay, next और आइडिया वो देते अस वर्सेस देम, डिक्टोमी, अ स्ट्रक्चरल डिवीजन इनहेरेंट इन ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास साइकोलॉजी. अस represent the tie-knot local community family unit and neighbor characterized by mutual aid and shared values. Them. Then misfiction versus authentic lived culture. Richard Hoggart differentiate करते हैं between the authentic, originally grown culture created by the people and commercialized as culturalism.
कल्चरल रीसाइलेंस एंड ऑडियंस एजेंसी आल्सो ही, ये उनकी कोर आइडियाज़ है जिन्होंने बात की है। इस भी हॉवर्ड का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम जिसे बोल सकते हैं, उनके मास्टरपीसेस, उनके वर्क जो है इसके हम डिटेल में यहाँ पे देख लेंगे। ओके, सो देख लेते हैं मास्टरपीस एनालिसिस द यूजेस ऑफ लिटरेसी। उनका एक मास्टरपीस वर्क माना जाता है द यूजेस ऑफ लिटरेसी 1957, रिचर्ड हॉवर्ड, द यूजेस ऑफ लिटरेसी 1957. This is you can take down the notes, you can repeat after me. The seminal textbook directly catalyzed by the culture term in English literary studies. The book is divided into contrasting parts. बुक का नाम है द यूजेस ऑफ लिटरेसी 1957, रिटन बाय रिचर्ड हॉवर्ड। देख लेते पार्ट 1, एन ओल्डर ऑर्डर। डॉक्यूमेंट है ट्रेडिशनली अर्बन वर्किंग क्लास लाइफ इन नॉर्दर्न इंग्लैंड ड्यूरिंग द 1930s, जो फोकस करता है ऑन फैमिली यूनिट्स, नेबरहुड स्पीच, रीजनल पब्स एंड कम्युनल सिंगिंग। और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस बुक में सेलिब्रेट द क्लोज नीट self-made culture, expression that provide genuine emotional substance. सेकेंड पार्ट आता है इसका एल्डिंग प्लेस टू न्यू, एग्जामाइन द पोस्ट। इसमें वो इस थीम पे फोकस करते हैं, द पोस्ट वॉर शिफ्ट टूवर्ड्स द कमर्शलाइजेशन, एंटरटेनमेंट 1950s क्रिटिक, चीप पल्प नॉवेल्स एंड जोक बॉक्स कल्चर एंड द सेंसेशनल टेबलॉइड। He argue about that invasive communalism devalues critical thought and desolation. What are the major work or the chronological list of the books of Richard Howard? The uses of literacy, full title इसका aspects of working class life, 2 parts में divided है, 1957 का वर्क है by Richard Howard. सेकेंड है टीचिंग लिटरेचर 1963, एक पेडागोजिकल टेक्स्ट जो एडवोकेट करती है डेमोक्रेटिक एक्सेस टू हायर एजुकेशन एंड क्रिएटिव लिटरेरी क्रिटिसिज्म। थर्ड वर्क आता है उनका एन आइडिया दैट इट्स सर्वेंट्स यूनेस्को फ्रॉम विद इन 1978, रिफ्लेक्ट करता है क्रिटिकल मेमोर डॉक्यूमेंटिंग दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर्स सर्विंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। देन एन इंग्लिश टेम्पर 1982, अ कलेक्शन ऑफ सोशो लिटरेरी एसेज and contemporary British education, cultural shifts and changing class dynamics. नेक्स्ट है लाइफ एंड थीम्स ऑटोबायोग्राफी, ट्रिलॉजी आती है इनकी, 3 पार्ट पर्सनल हिस्टोरिकल मेमोर है उनका। ये ट्रिलॉजी उनका एक पर्सनल हिस्टोरिकल मेमोर माना जाता है, आउटलाइटिंग ही चाइल्डहुड से लेकर एकेडमिक टेन्योर तक, पब्लिक लाइफ तक की चीज़ें वो इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये ट्रिलॉजी है। पहले सेक्शन का नाम है अ लोकल हैबिटेशन 1918 to 1940, A Sort of Cloning 1940 to 1959, and Imagine Life 1959 to 1991। और इस ट्रिलॉजी के बाद वो लिखते हैं द वे वी लिव नाउ, अ लैटर करियर क्रिटिक टारगेटिंग द इरोजन ऑफ मॉरल अथॉरिटी एंड द प्रॉब्लमेटिक राइज ऑफ मॉडर्न कल्चरल रिविजन। इस तरह से रिचर्ड हॉवर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कल्चरल स्टडीज़ में। इस रेमंड विलियम्स पे मैं हमने पहले वीडियो कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसमें आपको एक ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।